हेलो स्टूडेंट, मोहम्मद साकिब आसमी, योर बायोलॉजी टीचर। तो स्टूडेंट, आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं। आपको पता है, जो जिस चैप्टर के बारे में हम बात कर रहे हैं वो है आपका मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, और इसका एक जो पहला लेक्चर था वो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। और उसी लेक्चर में मैंने ये बताया था कि इस चैप्टर में पढ़ने के हवाले, मतलब हम स्पेशली हम न्यूक्लिक एसिड को पढ़ने जा रहे हैं। हम ये देखने जा रहे हैं कि डीएनए है क्या, डीएनए किस तरह से काम करता है, डीएनए का जो लेंथ होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, उसकी पैकेजिंग कैसे होती है, डीएनए से आरएनए कैसे बनता है, डीएनए से प्रोटीन कैसे बनता है। क्योंकि देखो, अगर सबसे फैसिनेटिंग बायोमोलिक्यूल के बारे में बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे इंटरेस्टिंग बायोमोलिक्यूल के बारे में बात करें, तो वो आपका न्यूक्लिक एसिड है, या फिर आप डीएनए कह सकते हैं। तो जो डीएनए होता है ये कैरेक्टर को ट्रांसफर करता है फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन, मतलब लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैरी करने का काम करता है। तो जब इतना इंपॉर्टेंट वर्क कर रहा है तो इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी था। लोगों ने इसके बारे में बहुत सारे रिसर्च किया, लोगों ने इसकी केमिस्ट्री जानने की कोशिश की, लोगों ने इनका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जानने की कोशिश की। तो आज मैं न्यूक्लिक एसिड को समझाने की कोशिश करूंगा, आखिर न्यूक्लिक एसिड है क्या, और उसका जो उसकी जो थोड़ा सा केमिस्ट्री या फिर उनका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कैसा होता है उसके बारे में समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए, जिस चैप्टर को हम पढ़ रहे हैं वो है आपका मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो आपको पता है कि कोई भी न्यूक्लिक एसिड नाम से ही पता चल रहा है कि ये एसिड है, लेकिन शुरू में लोगों को इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। इसकी डिस्कवरी के बारे में सबसे पहले पढ़ लेते हैं कि आखिर इसकी डिस्कवरी कैसे हुई। देखो, इसकी डिस्कवरी हुई 1869 में। साइंटिस्ट थे फ्रेडरिक मिशर। फ्रेडरिक मिशर नाम के एक साइंटिस्ट थे, और इन्होंने कौन सी सेल ली? WBC की सेल ली। WBC को लिया। आपको पता है WBC में न्यूक्लियस होता है, जबकि RBC में न्यूक्लियस होता नहीं है। तो RBC की सेल लेने का कोई मतलब नहीं, वहां पे आपको डीएनए आरएनए तो मिलना नहीं है, तो डीएनए तो मिलना नहीं। तो इसके अंदर जो न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस के अंदर से उन्होंने एक सब्सटेंस को निकाला, एक मॉलिक्यूल को निकाला, और वो आपका बायोमॉलिक्यूल जो था उसको किस तरह से उन्होंने देखा, उस बायोमॉलिक्यूल को देखा कि उसमें है क्या। तो एक्चुअली उस बायोमॉलिक्यूल थोड़ा सा इंटरेस्टिंग था, क्योंकि इसके अंदर फास्फोरस पाया जा रहा था, सल्फर नहीं पाया जा रहा था, बल्कि क्या उसमें मिल रहा था? फास्फोरस मिल रहा था। कहीं पे सल्फर था ही नहीं। तो कई बार उन्होंने चेक किया तो उसमें पता चला सल्फर ही मिला, सॉरी फास्फोरस ही मिला। जब तो उन्होंने, इससे पहले ही डिस्कवरी हो चुकी थी, प्रोटीन की डिस्कवरी हो चुकी थी, अमीनो एसिड के बारे में लोग जानते थे। अब जो प्रोटीन था, इस प्रोटीन में सल्फर होता है, कोई भी प्रोटीन होती है प्रोटीन में सल्फर होता है। तो उन्होंने अंदाजा लगा लिया कि ये कुछ नया उनको मिल गया है। फ्रेडरिक मिशर ने अंदाजा लगा लिया कि उनको कुछ नई चीज उन्होंने डिस्कवर कर ली है, वो एक नया केमिकल उन्होंने ढूंढा है जो न्यूक्लियस के अंदर पाया जा रहा है, जिसके अंदर सल्फर ना होकर के सिर्फ क्या है, फास्फोरस दिख रहा है, सल्फर एब्सेंट है। तो उन्होंने उस सब्सटेंस का नाम, उस बायोमोलिक्यूल का नाम उन्होंने न्यूक्लिन रख दिया, बिकॉज क्योंकि उन्होंने उस केमिकल को, उस सब्सटेंस को कहां पे ढूंढा था? न्यूक्लियस के अंदर पाया था, इसीलिए उसका नाम उन्होंने क्या रख दिया? न्यूक्लिन रख दिया। 10-20 साल और लगे। एक और साइंटिस्ट थे 1889 में, एल्टमान। इन्होंने जब देखा कि इसका जो नेचर है वो नेचर कैसा है, न्यूक्लिन का नेचर कैसा है, वो एसिडिक नेचर के होते हैं। इनका नेचर जो है वो एसिडिक नेचर है इनका, तो इसलिए न्यूक्लिन का नाम चेंज करके उन्होंने इसका नाम क्या रख दिया? न्यूक्लिक एसिड रख दिया। अब बाद में सारी चीजें लोगों को पता चली कि न्यूक्लिक एसिड में 2 टाइप की शुगर होती है, किसी के पास राइबोस पाई जा रही है, किसी के पास डीऑक्सीराइबोस पाई जा रही है। जिनके पास राइबोस पाई जा रही है उनको हमने डीएनए कह दिया, या डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड कह दिया। जिनके पास आरएनए मिला हमने उनको राइबोन्यूक्लिक एसिड, सॉरी जिनके पास राइबोस मिला हमने उनको राइबोन्यूक्लिक एसिड या आरएनए कह दिया। तो इस तरह से हमने उनको बाद में क्लासिफाई किया, लेकिन फिलहाल हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो यही पढ़ने जा रहे हैं। और उसके स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी की गई। ये एक लंबी सी चेन पाई जाती है, क्योंकि ये माइक्रो बायोमोलिक्यूल होते हैं, लंबी सी चेन में पाए जाते हैं, डीएनए या आरएनए। और उनके बारे में बहुत सारे साइंटिस्टों ने रिसर्च किया, सारे लोगों ने उस पर काम किया। और मैं थोड़ा सा इसके बारे में भी बता दूं कि 1951 में 2 साइंटिस्ट थे, फ्रैंकलिन एंड विल्किंस। फ्रैंकलिन
एंड विल्किंस नाम के दो साइंटिस्ट थे, जिन्होंने क्या किया कि जो डीएनए के क्रिस्टल थे, क्योंकि अब तक डीएनए की डिस्कवरी हो चुकी थी, डीएनए आरएनए को अलग किया जा चुका था, जो डीएनए के क्रिस्टल थे, डीएनए क्रिस्टल पे उन्होंने यूज किया एक्सरे डिफ्रैक्शन का यूज किया। और उन्होंने उस जब वो एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्नोलॉजी का यूज किया और उन्हें कुछ चीजें अंदाजा लग गया कि जो डीएनए होते हैं वो डबल स्ट्रैंडेड होते हैं। डीएनए क्या होते हैं? डबल स्ट्रैंडेड होंगे। दूसरी चीज, दोनों स्ट्रैंड आपस में जुड़े होंगे, कहीं कहीं पे बेस पेयर्स पाए जाते हैं। मैं आगे बात करूंगा बेस पेयर्स के बारे में। बेस पेयर्स पे कुछ और इनके एक स्ट्रैंड के बेस पेयर दूसरे स्ट्रैंड के बेस पेयर आपस में क्या होते हैं? जुड़े हुए होते हैं। तो उन्होंने यहाँ तक बताया और इन्हीं के डेटा को लेकर एक कंप्लीट, इससे पहले जितने भी रिसर्च हुए थे इनके इंपॉर्टेंट डेटा को लेके दो और साइंटिस्ट थे, उनका नाम था वॉटसन एंड क्रिक। वॉटसन एंड क्रिक, इन दोनों साइंटिस्ट ने क्या किया कि अपना एक 3D स्ट्रक्चर तैयार किया। 3D स्ट्रक्चर किसका? डीएनए का। डीएनए का 3D स्ट्रक्चर तैयार किया और उन्होंने इसमें क्लियर कर दिया, और जो मॉडल दिया था उसमें उन्होंने जो मॉडल का नाम दिया था डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल। डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल जो दिया, और उससे ये कंफर्म हो गया। और उनका ये जो स्ट्रक्चर था ये सबसे एक्यूरेट था, और उन्होंने सारे डेटा को, इससे पहले जितनी भी डिस्कवरी हुई थी सारी चीज़ों को उन्होंने ऐड करके ये चीज़ तैयार की थी। और लास्ट में 1960, इसी के लिए 1962 में वॉटसन, क्रिक एंड विल्किंस को क्या मिला? इसके लिए नोबेल प्राइज भी मिला। ओके, तो ये तो हो गया इसकी डिस्कवरी के बारे में। इस मॉडल के बारे में मैं नेक्स्ट लेक्चर में इनको समझाने की कोशिश करूंगा। इन्होंने जो मॉडल दिया था, डबल हेलिक्स मॉडल दिया था, वो एक्चुअली है क्या, उनके फीचर्स क्या थे, इसको हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल जो हम बात करेंगे वो सिर्फ न्यूक्लिक एसिड के बारे में, और न्यूक्लिक एसिड को समझने की कोशिश करते हैं। ओके, मैंने पहले ही बताया न्यूक्लिक एसिड, चाहे वो डीएनए चाहे आरएनए, उनके लिए एक जनरल सा टर्म है, कॉमन सा टर्म है न्यूक्लिक एसिड। हम न्यूक्लिक एसिड को पहले समझने की कोशिश करते हैं, फिर उसके बाद हम डीएनए आरएनए को समझ लेंगे। और ज्यादा थोड़ा सा मैं इस तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा, दोनों को साथ साथ में समझाने की कोशिश करूंगा, जैसा कि एनसीईआरटी ने भी किया है आपके, तो उसको ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ओके, तो आपका न्यूक्लिक एसिड, आपका जो न्यूक्लिक एसिड होता है, इसके जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, मतलब इनके जो मोनोमर्स होते हैं, जो किन चीजों से मिलके बना होता है, वो इनके जो मोनोमर्स या बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं उनको हम बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स, ओके। अब न्यूक्लियोटाइड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड। सारे के सारे न्यूक्लिक एसिड, चाहे वो डीएनए हो चाहे आरएनए हो, अगर उनके लिए कॉमन वर्ड यूज किया जाए न्यूक्लिक एसिड, तो वो सारे किससे बने हुए हैं? न्यूक्लियोटाइड से बने हुए। और ये न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं, मतलब उनकी जो यूनिट होती है वो 3 अलग अलग कंपोनेंट से मिलके बनी होती है, और इनके जो कंपोनेंट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो पेंटोज शुगर होती है। पेंटोज शुगर, आपने अगर बायोमॉलिक्यूल को पिछली साल पढ़ा होगा अच्छे से, तो उसमें आपने स्ट्रक्चर को देखा होगा, उनके रिंग स्ट्रक्चर को देखा होगा पेंटोज शुगर के। मैं उसको एक बार यहाँ पे ड्रा भी करूंगा। पेंटोज शुगर एक आपका नाइट्रोजनस बेस होगा, और एक फॉस्फेट ग्रुप, ये तीनों चीजें मिलके क्या बनाएंगी? न्यूक्लियोटाइड को बनाएंगी। और ढेर सारे न्यूक्लियोटाइड्स मिलके क्या बनाएंगे? न्यूक्लिक एसिड को बनाएंगे। पहले ये तीनों चीजें आपस में मिलके क्या बनाती है? न्यूक्लियोटाइड बनाती है। उससे पहले थोड़ा सा हम इनकी यूनिट्स को समझने की कोशिश करते हैं, जो इनमें कंपोनेंट्स हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ पेंटोज शुगर के बारे में। आखिर ये पेंटोज शुगर है क्या? देखिए, यहाँ पे मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रा कर देता हूँ। पेंटोज शुगर मतलब 5 कार्बन वाला शुगर होगी। मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रा कर देता हूँ। एक पेंटोज शुगर जो पेंटागोनल रिंग पाई जाती है, इसमें 5 कार्बन की रिंग होगी। फर्स्ट कार्बन यहाँ पे, फर्स्ट कार्बन यहाँ पे, सेकंड कार्बन यहाँ पे, थर्ड कार्बन यहाँ पे, फोर्थ कार्बन
यहाँ पे, और फिफ्थ कार्बन जो रिंग से बाहर होता है वो होता है CH2HO ऐसे। यहाँ पे आपका हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे सेकंड कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ये स्ट्रक्चर आपके एक आपके राइबोज शुगर का हो गया। तो ये राइबोज शुगर आपके मतलब पेंटोज शुगर का हो गया। ये आपका पेंटोज शुगर जो है वो राइबोज शुगर भी हो सकता है, वो राइबोज शुगर भी हो सकता है, और डीऑक्सी राइबोज शुगर भी हो सकता है। राइबोज एंड डीऑक्सी राइबोज में बस इतना छोटा सा डिफरेंस होता है कि यहाँ पे इसके सेकंड कार्बन पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है उसके बजाय उसमें क्या होता है, हाइड्रोजन होता है, मतलब एक फंक्शनल ग्रुप हाइड्रोक्सिल ग्रुप उसमें कम होता है। बस यही डिफरेंस होता है बस यही डिफरेंस होता है एक राइबोज और डीऑक्सी राइबोज में, क्योंकि उसमें एक ऑक्सीजन कम होता है। अगर हम राइबोज के बारे में बात करें उसका फॉर्मूला होता है C5H10O5, जबकि राइबोज का होता है C5H10O4। ये फॉर्मूला किसका है, डीऑक्सी राइबोज का। तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं, एक शॉर्ट सा डिफरेंस है, बहुत छोटा सा डिफरेंस। अच्छा, तो ये समझ में आ गया। अगर हाइड्रोजन यहाँ पे है तो राइबोज, लेकिन अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है सॉरी तो डीऑक्सी राइबोज, लेकिन अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है तो राइबोज। ओके, अब यहाँ पे सेकंड चीज के बारे में बात करें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नाइट्रोजनस बेस के बारे में। देखो, नाइट्रोजनस बेस एक ऐसा बेस जिसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, एक ऐसा बेस जिसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, उसको हम नाइट्रोजनस बेस बोल रहे हैं। और ये आपके नाइट्रोजनस बेस जो है वो दो होते हैं। एक तो आपका हो जाएगा प्यूरीन, दूसरा हो जाएगा पायरिमिडीन। प्यूरीन एंड पायरिमिडीन, सिंपल सा डिफरेंस है दोनों के बीच में। प्यूरीन भी आपके नाइट्रोजनस बेस है, पायरिमिडीन भी नाइट्रोजनस बेस है। दोनों टाइप के नाइट्रोजनस बेस आपके कहां पे पाए जा रहे हैं, इन न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर पाए जा रहे हैं, मतलब आपके न्यूक्लिक एसिड के अंदर, चाहे वो डीएनए हो आरएनए के अंदर पाए जाते हैं। अगर प्यूरीन है तो उनमें जो रिंग होगी डबल रिंग होगी, और अगर पायरिमिडीन है तो वो रिंग कितनी होगी, सिंगल होगी। तो प्यूरीन एंड pyrimidine में ये डिफरेंस या पायरिमिडीन में ये डिफरेंस है, प्यूरीन हैविंग डबल रिंग स्ट्रक्चर एंड पायरिमिडीन है सिंगल रिंग स्ट्रक्चर। तो एक्चुअली ये हेट्रोजिनस होते हैं, नंबर इनमें सिर्फ कार्बन की रिंग नहीं होती, जैसे बेंजीन में हमें सिर्फ कार्बन की रिंग देखने को मिलती है, यहाँ पे कार्बन के साथ साथ आपके नाइट्रोजन भी पाए जाते हैं, इसलिए एक टाइप की हेट्रोजिनस रिंग होती है। इसमें फर्स्ट कार्बन पे फर्स्ट प्लेस पे नाइट्रोजन होता है, थर्ड प्लेस पे होता है, और अगर सेवेंथ पे हो सकता है और नाइन्थ पे हो सकता है। इन नंबर्स पे क्या हो सकता है, आपके कार्बन नाइट्रोजन पाए जाते हैं, सिर्फ कार्बन नहीं पाए जाते। फर्स्ट पे आपका नाइट्रोजन होगा और सेकंड पे आपका नाइट्रोजन होगा, इस तरीके से। अब ये प्यूरीन में भी दो टाइप के होते हैं, दो टाइप के प्यूरीन पाए जाते हैं। एक मतलब डबल रिंग वाले दो स्ट्रक्चर होते हैं, एक होता है आपका या डबल बेसेस होते हैं, एक होता है आपका एडिनिन, एडिनिन के पास भी डबल रिंग है, दूसरा होगा गुआनिन, इसके पास भी डबल रिंग है। साथ ही साथ जब हम बात करते हैं पायरिमिडीन के बारे में तो इनमें भी दो आते हैं, इसमें तीन आते हैं एक्चुअली। एक होता है आपका साइटोसिन, थायमीन, और लास्ट वाला जो होता है वो होता है यूरेसिल। साइटोसिन, थायमीन एंड, और उनके अलावा आपका एक होता है, अब ये हो गया आपके प्यूरीन, एडेनिन, गुआनिन, पायरिमिडीन, साइटोसिन, थायमीन एंड यूरेसिल। तो साइटोसिन, थायमीन, अब अगर हम डीएनए आरएनए के बीच में अगर कुछ डिफरेंसेस को चेक करें तो याद रखें जो यूरेसिल होता है ये सिर्फ आरएनए में पाया जाएगा। यूरेसिल कहां पे देखने को मिलता है, ये सिर्फ आपका आरएनए में देखने को मिलता है, जबकि थायमीन आपका होता है ये डीएनए में देखने को मिलेगा। बाकी सारी चीजें डीएनए आरएनए में एडेनिन भी होगा, गुआनिन भी होगा, साइटोसिन भी होगा, बट थायमीन सिर्फ डीएनए में होगा, और आरएनए में थायमीन की जगह पे थायमीन को कौन रिप्लेस करेगा, यूरेसिल। एक टाइम पे चाहे आरएनए हो चाहे डीएनए हो 4 बेसिस पाए जाएंगे, या तो आपका डिनोट कर सकते हैं ए, अगर डीएनए होगा तो एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमीन,
और अगर आरएनए होगा तो आपका वही सेम चीज शुरू की, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, बट थायमिन की जगह पे क्या होगा आपका यूरेसिल। बस ये एक डिफरेंस होता है नाइट्रोजनस बेस में। सारी चीजें सेम होती है, बाकी एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड साइटोसिन तक तो सेम होता है, बट थायमिन और यूरेसिल ये डीएनए में और आरएनए में डिफरेंट होते हैं। ओके, तो ये तो नाइट्रोजनस बेस के बारे में हो गया। अगर वो एक दो डिफरेंसेस और आ जाए नाइट्रोजनस बेस के बारे में, तो आप ये बता सकते हैं कि जो नाइट्रोजनस बेस अगर है तो क्या होती है प्यूरिन, क्या होते हैं पिरिमिडिन। तो ये आप बता सकते हैं कि जो प्यूरिन होते हैं वो डबल रिंग स्ट्रक्चर होते हैं और जो पिरिमिडिन होते हैं वो सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होते हैं। प्यूरिन में 4 नाइट्रोजन पाए जाते हैं, नंबर 1, नंबर 3 एंड 7, 9 पे उनके नाइट्रोजन पाए जाते हैं। इसमें बस 2 ही जगह पे नाइट्रोजन पाए जाते हैं। ओके, तो ये कुछ डिफरेंसेस थे प्यूरिन एंड पैरिमिडिन के बीच में डिफरेंसेस है, जिसको आप नोट कर सकते हैं, नोट्स बनाते रहे, क्योंकि सिर्फ एक बार लेक्चर देखने से चीजें याद नहीं होती। लेक्चर को देखते रहिए, साथ साथ में नोट्स को बनाते रहिए। ओके, नेक्स्ट मैं फॉस्फेट ग्रुप के बारे में बता देता हूँ। देखो, फॉस्फेट ग्रुप एक्चुअली फॉस्फोरिक एसिड से ये बना हुआ है। ये फॉस्फेट ग्रुप आया PO4 नेगेटिव चार्ज। ओके, तो ये फॉस्फेट ग्रुप है। अब देखो, तो फॉस्फेट ग्रुप, पेंटोज शुगर, और अगर डीएनए होगा तो याद रखिएगा, डीएनए होगा तो आपका उसमें क्या पाया जाएगा, राइबोज शुगर पाई जाएगी, और आरएनए होगा तो डीऑक्सी राइबोज शुगर, डीऑक्सी राइबोज शुगर। तो न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं वो भी 2 टाइप के आपके बन सकते हैं, एक डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, एक राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लियोटाइड्स का भी नाम आप चेंज कर सकते हैं, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स, राइबो न्यूक्लियोटाइड्स। इसी से आप कहीं पे अगर आपकी बुक में डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स लिखा हुआ है और सिर्फ न्यूक्लियोटाइड लिखा हुआ है, तो वहां पे आप कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सेम चीज है, वो भी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स भी न्यूक्लियोटाइड है और राइबो न्यूक्लियोटाइड्स भी न्यूक्लियोटाइड है। दोनों न्यूक्लियोटाइड्स है, बट वो डीएनए का न्यूक्लियोटाइड है, वो आरएनए का, लेकिन दोनों के लिए अगर कॉमन वर्ड है तो वो न्यूक्लियोटाइड्स है। ओके, फिलहाल हम दोनों को कॉमन वे में लेके साथ में चल रहे हैं। जहां पे कंफ्यूजन है आप एक बार बता दीजिएगा, मैं नेक्स्ट वाले लेक्चर में उसको एक्सप्लेन कर दूंगा फिर से। ओके, अब देखते हैं कि न्यूक्लियोटाइड का जो सिंथेसिस होती है, न्यूक्लियोटाइड बनते कैसे, उसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए, न्यूक्लियोटाइड्स का स्ट्रक्चर या फिर उनका फॉर्मेशन भी, उनका सिंथेसिस भी बड़ा इंपॉर्टेंट है और समझने वाला है। यहाँ पे दिमाग लगाएंगे तो आराम से सारी चीजें समझ में आ जाए। हमारे पास क्या है, एक पेंटोज शुगर है, हमारे पास क्या है, नाइट्रोजनस बेस है, हमारे पास क्या है, एक फॉस्फेट ग्रुप है। 3 चीजें हमारे पास है। तो जो न्यूक्लियोटाइड्स की जो सिंथेसिस होती है, जो न्यूक्लियोटाइड्स का फॉर्मेशन होता है, पहले आपका क्या बनेगा, न्यूक्लियोसाइड बनता है। 2 स्टेप में होगा। पहले तो आपका न्यूक्लियोसाइड बनना है, फिर न्यूक्लियोसाइड का ट्रांसफॉर्मेशन होगा किसमें, न्यूक्लियोटाइड में। तो आप ये न्यूक्लियोटाइड्स के फॉर्मेशन को आप 2 स्टेप में आप डिवाइड कर सकते हैं। पहले तो न्यूक्लियोसाइड का फॉर्मेशन, देन न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन। ओके, क्या होता है न्यूक्लियोसाइड और क्या होता है न्यूक्लियोटाइड। हमारे पास पेंटोज रिंग वाला स्ट्रक्चर ऑलरेडी यहाँ पे है। मैं आपको इसको थोड़ा से समझाने की कोशिश करता हूँ। ऊपर की चीजें मिटा देता हूँ। ये पेंटोज शुगर है, ऊपर बनी हुई पेंटोज शुगर है। अब इस यहाँ पे एक नाइट्रोजनस बेस है। अब इस नाइट्रोजनस बेस, चाहे वो एडेनिन है, चाहे ग्वानिन है, चाहे साइटोसिन है, चाहे थायमिन है। अगर सिंगल रिंग वाला स्ट्रक्चर बना है तो इसका मतलब पायरिमिडीन में से ही कोई होगा, साइटोसिन, थायमिन, यूरेसिल में से कोई एक होगा। लेकिन अगर डबल रिंग वाला स्ट्रक्चर है तो एडेनिन, ग्वानिन हो सकता है। ओके, अगर ये है तो इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बनता है। नाइट्रोजनस बेस मान लेते हैं एडेनिन है, एडेनिन और पेंटोज शुगर के बीच में सबसे पहले ये दोनों चीजें जुड़ती है। ये दोनों आके आपस में जुड़े, एडेनिन किस में बदल जाएगा। अब आप इसका नाम दे सकते हैं एडेनोसिन। एडेनिन चेंज हो गया एडेनोसिन। बट ये अभी कंप्लीट नहीं है। अधूरे न्यूक्लियोटाइड को न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं। अभी पहला स्टेप कंप्लीट हुआ है। राइबोज के साथ क्या जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजनस बेस, इसलिए आप इसको कंप्लीट नहीं बोल सकते। तो न्यूक्लियोसाइड तो बन गया, अभी न्यूक्लियोसाइड बना हुआ है। जब तक इसके साथ, इसके हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ, यहां पे मैं OH बना देता हूं, CH2OH, इसके साथ जब तक कोई फॉस्फेट ग्रुप ना आके जुड़ जाए। जब ये फॉस्फेट ग्रुप आके जुड़ेगा, अब ये जब बन जाएगा आपका न्यूक्लियोसाइड से न्यूक्लियोटाइड। तो याद रखें
न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, नाइट्रोजनस बेस एंड राइबोज शुगर या फिर नाइट्रोजनस बेस एंड पेंटोज शुगर का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। और जब फॉस्फेट ऐड हो जाता है, फॉस्फेट आगे जुड़ जाता है, तो वो क्या बन जाता है, न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। तो न्यूक्लियोटाइड एंड आई थिंक न्यूक्लियोसाइड में डिफरेंस पता हो गया। कॉम्बिनेशन ऑफ पेंटोज शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस इज न्यूक्लियोसाइड। और जब उसमें आफ्टर एडिंग ऑफ फॉस्फेट ग्रुप दिस विल बी चेंज और इंटायर स्ट्रक्चर विल बी चेंज इनटू न्यूक्लियोटाइड। तो आपका न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। दिस इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ न्यूक्लिक एसिड, इधर डीएनए और आरएनए, चाहे वो डीएनए हो चाहे आरएनए हो, दोनों का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है, जो दोनों का मोनोमर होते हैं, जो दोनों के यूनिट्स होते हैं, दोनों के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, वो यही होते हैं जिनको हम न्यूक्लियोटाइड बोल रहे हैं। अगर डीएनए के न्यूक्लियोटाइड के बारे में बात करेंगे तो हम उसमें डीऑक्सी राइबो ऐड करके बोलेंगे न्यूक्लियोटाइड में। लेकिन अगर आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में बात करेंगे तो सिर्फ उसमें राइबो लगा देंगे, क्योंकि डीऑक्सी मतलब होता है कि एक ऑक्सीजन उसमें क्या होता है, कम होता है। अगर ये है, अगर OH यहाँ पे लगा हुआ है तो इसका मतलब ये आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स है। लेकिन अगर सेकंड कार्बन पे सिर्फ H लगा हुआ है तो इसका मतलब क्या होता है कि ये आपके डीएनए के न्यूक्लियोटाइड है। ओके, तो यहां तक आई होप कि आपको समझ में आ गया। देखिए हमारे पास हम न्यूक्लियोसाइड कितने टाइप के होंगे, पहले न्यूक्लियोसाइड को समझते हैं। न्यूक्लियोसाइड जब बने, पहले न्यूक्लियोसाइड बने, फॉस्फेट ग्रुप अभी ऐड नहीं है, न्यूक्लियोसाइड बने तो राइबोज या डीऑक्सीराइबोज तो कॉमन हो सकती है, चाहे डीएनए हो चाहे आरएनए में। लेकिन जो डिफरेंस आता है कहां से आता है, वो आता है उनके नाइट्रोजनस बेस से। तो जो नाइट्रोजनस बेस है वो आपका एडिनिन है, पेंटोज के साथ जुड़ा, न्यूक्लियोसाइड बन गया, तो हम नाम दे देंगे उसका एडेनोसिन। ग्वानिन है, नाम दे देंगे ग्वानोसिन। थायमीन है, डी लगा देते हैं, थायमीन, थायमिडीन। साइटोसिन, साइटिडीन। यूरेसिल, यूरिडीन। तो इस तरह से हम उनका नाम दे देते हैं, एडेनोसिन, ग्वानोसिन, थायमिडीन, साइटिडीन एंड यूरिडीन। तो आपको पता है डिफरेंस, डीएनए में आपका थायमिडीन होगा एंड आरएनए में यूरिडीन होगा। जो न्यूक्लियोसाइड्स पे आ जाएंगे, डीएनए में न्यूक्लियोसाइड्स ये वाला होगा, थायमिडीन होगा, आरएनए में यूरिडीन होगा, बाकी सारी चीजें सब में कॉमन होगी। ओके, जब न्यूक्लियोटाइड बनेगा तो आप बस इसमें आपने एक फॉस्फेट को जोड़ दिया। जब फॉस्फेट को जोड़ दिया तो आप इसमें लगा दीजिए मोनोफॉस्फेट, 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 मोनोफॉस्फेट। इस तरह से आप समय फॉस्फेट लगा देंगे तो आपका बन जाएगा एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट, थायमिडीन मोनोफॉस्फेट, साइटिडीन मोनोफॉस्फेट, यूरिडीन मोनोफॉस्फेट। तो 4 टाइप के, चाहे डीएनए हो चाहे आरएनए हो, जितने टाइप के न्यूक्लियोसाइड पाए जाएंगे उसमें एक फॉस्फेट आके लग जाएगा, उतने ही टाइप के आपके क्या बन जाएंगे, न्यूक्लियोटाइड्स भी बन जाएंगे। न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड में ज्यादा डिफरेंसेस नहीं थे, बस आपको समझना है कि न्यूक्लियोटाइड, जो न्यूक्लियोसाइड है वो कॉम्बिनेशन होता है नाइट्रोजनस बेस एंड पेंटोज शुगर का, जबकि न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं वो कॉम्बिनेशन होते हैं नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप। उसमें आफ्टर एडिंग ऑफ फॉस्फेट ग्रुप दिस स्ट्रक्चर विल बी चेंज इनटू न्यूक्लियोटाइड। और ये जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं ये बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं किसी भी डीएनए या फिर आरएनए का। आई होप कि आपको यहां तक समझ में आ गया। ये मैंने आपको बताया कि क्या होते हैं आपके न्यूक्लियोटाइड्स। ओके, एक चीज और यहाँ पे छूट रही है, इनके बीच में जो बॉन्डिंग बन रही है, नाइट्रोजनस बेस एंड पेंटोज शुगर के बीच में जो बॉन्ड बना, इस बॉन्ड को कहते हैं एन ग्लाइकोसिडिक, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और फॉस्फेट ग्रुप एंड कार्बन के बीच में, यहां पे 5th कार्बन पे जो फॉस्फेट ग्रुप आके जुड़ा हुआ है, ऐड हुआ है, इस बॉन्ड का नाम क्या दिया गया, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। दोनों बॉन्ड का नाम आप याद रखें, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। ओके, तो 2 बॉन्ड तो हमें ऑलरेडी यहाँ पे दिख गया। एक तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, जिससे एक नाइट्रोजनस बेस किसके साथ आके जुड़ रहा है, पेंटोज शुगर के साथ आके जुड़ रहा है, और दूसरा इसके साथ एक फॉस्फेट ग्रुप आके जुड़ गया। तो जो फॉस्फेट ग्रुप जब जुड़ा इसके साथ, तो इसके इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बना, जो बॉन्डिंग यहाँ पे दिख रही है, उस बॉन्ड को हमने फॉस्फोएस्टर बॉन्ड का। तो फॉस्फोएस्टर बॉन्ड
एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, 2 बॉन्ड यहाँ पे दिख रहे हैं एक न्यूक्लियोटाइड के बीच में। ओके ओके, तो थोड़ा से हम इसको और डिटेल देखने की कोशिश करते हैं। हम 2 न्यूक्लियोटाइड्स को अब आपस में जोड़ते हैं। हमारे पास जोड़ने के लिए, कंबाइन करने के लिए 2 न्यूक्लियोटाइड्स हैं। मैं सिंपल सा एक स्ट्रक्चर बनाता हूँ। ये आपका हो जाएगा पेंटोज शुगर, ये हो जाएगा कोई भी नाइट्रोजनस बेस, ये हो जाएगा आपका फॉस्फेट ग्रुप। एक न्यूक्लियोटाइड मैंने ऐसे बना दिया। अब इसमें इसका 5th कार्बन होगा। अब यहाँ पे एक न्यूक्लियोटाइड हो गया, यहाँ पे मैं दूसरा न्यूक्लियोटाइड बनाता हूँ। ये नाइट्रोजनस बेस हो गया, ये पेंटोज शुगर हो गया और उसका ये वाला फॉस्फेट ग्रुप हो गया। ओके, ये एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, ये फॉस्फोएस्टर बॉन्ड है। एक न्यूक्लियोटाइड है, मान लेते हैं ये आपका साइटोसिन है और ये आपका थायमीन है। टी लिख देता हूँ, थायमीन है। तो साइटिडीन मोनोफॉस्फेट एंड थायमिडीन मोनोफॉस्फेट करके 2 स्ट्रक्चर है। अब ये दोनों आपस में जुड़ेंगे। फर्स्ट कार्बन यहाँ पे था राइबोस का, सेकंड कार्बन यहाँ पे था, थर्ड कार्बन यहाँ पे 4 एंड 5th कार्बन रिंग से बाहर। इसके थर्ड कार्बन का जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है वो इसके साथ फॉस्फेट के साथ जाके बॉन्ड बनाता है इस तरीके से। तो एक याद रखें, थर्ड नंबर का हाइड्रोक्सिल, थर्ड कार्बन पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है वो जाके इसके 5th वाले के साथ, 5th कार्बन के साथ जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ फॉस्फेट जुड़ा हुआ है उन दोनों के साथ बॉन्ड बनाता है। वहां पे जाके ये बॉन्ड बनाता है। इनके बीच में जो बॉन्ड बना ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखिएगा, फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड। तो इस बॉन्ड का नाम है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो यहां पे अब तीसरा हमें बॉन्ड मिल गया। एक तो न्यूक्लियोटाइड्स, एक न्यूक्लियोटाइड बना हुआ, उसी के बीच में 2 बॉन्ड है, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, दूसरा आपका फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। लेकिन यहाँ पे एक न्यूक्लियोटाइड को दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ, क्योंकि अभी तो हमारे पास एक न्यूक्लियोटाइड था, अब एक न्यूक्लियोटाइड को दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ जोड़ने का काम कौन कर रहा है? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कर रहा है। तो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड ऐसे बना, फिर उसके बाद नीचे एक और न्यूक्लियोटाइड ऐसे बना दिया जाए, फॉस्फेट ग्रुप। अब इनके बीच में एक बार फिर से एक नया बॉन्ड बना, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बना। तो जो न्यूक्लियोटाइड मोनोन्यूक्लियोटाइड था वो डाई न्यूक्लियोटाइड हो गया, डाई से ट्राई न्यूक्लियोटाइड, टेट्रा पेंटा हेक्सा हेप्टा करके, क्योंकि डीएनए है या फिर आरएनए उसमें हजारों न्यूक्लियोटाइड, एक डीएनए के अंदर हजारों न्यूक्लियोटाइड्स एक लाइन से जुड़े होते हैं। तो जब आपस में इस तरह से जुड़े हुए हैं तो हम उनकी चेन को, पूरी की पूरी लंबी चेन को, ये 3 की चेन है, 3 न्यूक्लियोटाइड की चेन है, हमने ट्राई न्यूक्लियोटाइड ही बोल दिया। 2 था तो हमने डाई न्यूक्लियोटाइड का। अब एक बहुत लंबी सी चेन होगी तो हम उसका नाम क्या रख देंगे? पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन। उसी के स्ट्रक्चर को तो समझने की कोशिश कर रहे हैं। एक और इंपॉर्टेंट चीज यहां पे छूट रही है, उसको भी मैं बता दूं। यहां पे इसके 5th वाले कार्बन के साथ एक फॉस्फेट मायोटी जुड़ा हुआ है। ये आपका फॉस्फेट मोइटी जुड़ा हुआ है, मोइटी, ओके, फॉस्फेट मोइटी जुड़ा हुआ है। इनकम्प्लीट स्ट्रक्चर है तो फॉस्फेट मोइटी बोलते हैं। ये जुड़ा हुआ है और इसका थर्ड वाला कार्बन, क्योंकि बॉन्ड बनाने का काम 5th वाले के साथ होगा, किसी भी राइबोस के 5th वाले के साथ या थर्ड वाले पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ होगा। तो यहाँ पे इसका 5th वाले के साथ कोई भी न्यूक्लियोटाइड नहीं जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम दे देंगे 5 एंड या 5 प्राइम, और 3 वाले के साथ कोई नहीं जुड़ा हुआ है तो इसका नाम देंगे 3। तो ये डायरेक्शन होगा इसका न्यूक्लियोटाइड का। इस न्यूक्लियोटाइड, एक लंबी सी पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन हमने ऐसे बनाई, हमने यहाँ पे लिख दिया 5 प्राइम एंड 3 प्राइम। इसका मतलब होता है कि इसके 5th वाले कार्बन के साथ कोई एक फॉस्फेट मायोटी फ्री है, उसके साथ कोई भी न्यूक्लियोटाइड नहीं जुड़ा हुआ है, और थर्ड वाले हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्री है, उसके साथ कोई न्यूक्लियोटाइड नहीं जुड़ा हुआ है। जैसे इसके साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा, यहाँ पे कोई नहीं जुड़ा हुआ है, इसके पास यहाँ पे 5th वाला कार्बन है, इसके पास जो भी फॉस्फेट ग्रुप है उसके साथ कोई न्यूक्लियोटाइड नहीं जुड़ा हुआ है। तो इससे पता चलता है कि इसमें 5 एंड कौन सा है, 3 एंड कौन सा है। तो इसको 5 प्राइम टू
3 प्राइम ही बोलते हैं, और जब दूसरा वाला डीएनए चेक करते हैं तो वो उल्टा होता है, तो 3 प्राइम पे उसको 5 प्राइम। आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई। मैंने सारी चीज़ों को आसान तरीके से समझाने की कोशिश की है। जहाँ पे भी कंफ्यूजन है आप ज़रूर बताइएगा। याद रखिएगा, नाइट्रोजनस जो बेसेस होते हैं उन्हीं के बेस पे ही आप न्यूक्लियोटाइड्स को क्लासिफाई कर सकते हैं कि ये न्यूक्लियोटाइड्स इतने टाइप के हो सकते हैं, क्योंकि उनके जो फॉस्फेट ग्रुप और राइबोस शुगर किसी भी डीएनए में सेम होंगे। जो उनका बैकबोन बनाते हैं, चाहे डीएनए का बैकबोन है चाहे आरएनए का, उनका जो बैकबोन बना होता है वो फॉस्फेट ग्रुप और राइबोस शुगर का बना होता है। जबकि उसमें जो स्टेयर की तरह से आपने डीएनए का अगर स्ट्रक्चर देखा होगा तो इस तरीके से बना होता है। बीच बीच में लैडर की तरह से कुछ स्ट्रक्चर ऐसे देखने को मिलता है, जो लैडर की तरह से निकला हुआ, डंडे की तरह, सीढ़ी के डंडे की तरह से निकला हुआ दिखता है। ये एक्चुअली नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं। और जो बाकी जो बैकबोन बना हुआ है वो किसका बना हुआ है? वो राइबोस एंड फॉस्फेट का बना हुआ है। तो आई होप कि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर कहीं भी ज़रा सा कंफ्यूजन है आप ज़रूर मुझको बता दीजिए, और पूरा वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए, और अपने सारे दोस्तों को भी आप इसे सब्सक्राइब करने को बोले अगर वीडियो अच्छी लगे तो। आज के लेक्चर बस इतना ही। थैंक यू सो मच।